राक्षस का रहस्य फाइनल पार्ट। अमन सबको लेकर शाम 6 बजे कुमुद गांव पहुंचता है। जहां पहुंचकर वो देखता है कि गांव में एक बच्चा भी नहीं दिख रहा है। ऐसा वीरान पड़ा है गांव, मानो यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आया हो। तभी अमन अपनी जीप को एक पुराने से घर के सामने रोकता है। विक्रम पूछता है, ये किसका घर है यार? अमन कहता है, ये हमारे गांव के मुखिया का घर है। मुखिया अपने घर से बरामदे पे बैठा होता है। अमन को देखकर उसके पास आता है और कहता है, सलाम मालिक। ये सुन के अमन का दोस्त गोलू उसे चिढ़ाता है कि ओहो मालिक, मतलब तू सच बोलता था। अमन उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए मुखिया जी से कहता है, हाँ सलाम मुखिया। पूछता है कि मालिक आप यहाँ कैसे? अमन कहता है, मैं यहाँ अपनी दोस्तों को अपनी हवेली दिखाने आया हूँ। हवेली की चाबी दे दीजिए। ये सुन के मुखिया के हाथ पांव फूल गए। उसने झिझकते हुए कहा, चाबी मालिक, पर इस वक्त हवेली में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। अमन को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती। अमन कहता है, आप मुझे अपनी ही हवेली में जाने से रोक रहे हो। गोलू फिर शरारती अंदाज में कहता है, झूठे अमन, तेरी कोई हवेली नहीं है ना, तू हमें झूठ बोल रहा है। इस बात से अमन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मुखिया पर चिल्लाता है, आप मुझे चाबी दे रहे हो या नहीं? मुखिया अमन का गुस्सा देखकर उसे शांत करता है और कहता है, जी मालिक, मैं आपको चाबी दूंगा, पर सिर्फ आज रात आप मेरे घर में गुजार ले। सुबह मैं चाबी दे दूंगा। अमन को मुखिया की बात को समझ नहीं आती। वो जिद करता है कि नहीं, मुझे अभी चाबी चाहिए। जोया ये सब देखकर अमन को समझाता है कि मुखिया जी हमसे बड़े हैं। अगर वो कुछ कह रहे हो तो हमें सुन लेना चाहिए। वैसे भी एक रात की तो बात है। आखिरकार अमन मान जाता है और वो सब मुखिया के घर में ही रात गुजारते हैं। तभी गांव में दूसरी तरफ एक घर में एक लड़की को मजबूरन अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उसकी बाइक को भूख लगी थी और उसका चूल्हा घर के बाहर था। उसने सोचा थोड़ी ही देर लगेंगे, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। लेकिन जैसे उसने बाहर कदम रखा, राक्षस आ गया और उसकी माँ के आंखों के सामने वो खौफनाक बेहद ही डरावनी राक्षस उसे उठाकर ले गया। तभी गांव में शोर मच गई कि राक्षस आया, राक्षस आया। ये आवाज़ सुनकर अमन और उसके कुछ दोस्त उस शोर की तरफ दौड़े तो पता चला कि एक लड़की को राक्षस उठा ले गया। अमन ने मुखिया से पूछा, ये क्या मजरा है? आखिर ये राक्षस कौन है? मुखिया ने अमन को सारी बात बताई। अमन इन बातों पर यकीन नहीं करता कि वो राक्षस कैसे हो सकता है। और चलो मैं मान भी लूँ कि अगर राक्षस है भी तो वो सबको मारेगा, सिर्फ लड़कियों को ही क्यों? उस लड़की को ढूंढते ढूंढते रात बीत जाती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। सुबह होती ही उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ से नीचे लटकी होती है। अमन ये नज़ारा देख अमन को काफ़ी गुस्सा आता है।
वो कहता है, ये किसी राक्षस का नहीं बल्कि इंसान ही का काम है जो अपना कोई बदला इन मासूम लड़कियों से निकाल रहा है। अमन और उसकी दोस्त दिन भर परेशान रहती है और थोड़ा बहुत गाँव देखता है। मुखिया की जोर देने पर वो एक और रात मुखिया के घर गुजारने को तैयार हो जाती है। आज रात मुखिया के लड़कियों को आगाह करता है और कहता है कि लड़कियों थोड़ा धीरे से बात करना और ज़्यादा देर तक मत जागना। गोलू कहता है, अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हैं ना, तुम आराम से बातें करो, हम सब संभाल लेंगे। देखता है कौन राक्षस आता है। वो लड़कियों के कमरे के सारे दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन खिड़की बंद करना भूल जाती है। सारी लड़कियां गांव के बारे में ही बात कर रही होती हैं। तभी रिया बोलता है, एकदम चुप हो जाती है। जिया ने उससे पूछती है, बता ना आगे क्या हुआ। और वो कहता है, यार वो देखो, वो देखो, देखो राक्षस राक्षस। रिया खिड़की की तरफ इशारा करते हैं कि लेकिन पलक झपकते ही राक्षस रिया को ले गया। सबने शोर मचाया। अमन और बाकी सब जब तक समझ पाए कि ये हुआ क्या था, तब तक वो रिया को ले जा चुका था। सब उस तरफ भागे। पूरी रात ढूंढने के बाद भी रिया कहीं नहीं मिली। सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ के पास मिली। राज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और रिया की लाश को देखकर वे अमन पर चिल्लाया कि अमन, तू ही लाया था हमें यहाँ, तेरी वजह से रिया हमारी बीच नहीं रही। मुझे मेरी रिया वापस कर दो। विक्रम राज को समझाता है कि इसमें अमन की कोई गलती नहीं है। अमन का बहुत गिल्टी फील हुआ। सबने रिया का अंतिम संस्कार किया। अमन ने कहा कि हम सब वापस चलते हैं। तभी मुखिया ने कहा, मालिक, आपको क्या लगता है कि वो आपको जाने देगा? उसने सारी लड़कियों को देख लिया है। अमन कहता है, ऐसे कैसे नहीं जाने देगा। सब पैकिंग करते हुए और जीप निकालने जाती है तो जीप जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाती है और ख़राब हो जाती है। तभी सब जीप से नीचे उतरते हैं और अमन देखता है कि जीप में क्या खराबी है। तभी एक जोर की आवाज़ के साथ जीप के डिग्गी पर धक से आकर कुछ गिरता है। और ये क्या है? ये तो राक्षस है। इससे पहले अमन कुछ समझ पाए, राक्षस उस पर हमला कर देता है। ये देखकर विक्रम सबको एक तरफ कर देता है और वो सब लड़की के साथ लड़ने आ जाती है। लेकिन राक्षस का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। सब अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन उसकी एक ही वार से सब देर हो जाती है। सबको वो घायल कर देती है। वो राक्षस लड़कियों की तरफ मुड़े उनकी तरफ बढ़ने है। तभी अमन सोचता है कि कोई तो कमजोरी होगा और ये सोचता है कि इंसान का दिल सबसे नाजुक होता है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ जाता है। वो राक्षस के दिल पर एक नोकीली चीज़ से वार करता है और राक्षस गायब हो जाता है। सबको समझ नहीं आ जाता है कि ये ही
राक्षस की कमजोरी है। इसके बाद रात बहुत हो चुकी होती है तो सब आस मुखिया की घर ही रुक जाती है। रात होते ही सब तैयार रहता है और राक्षस का आने का इंतज़ार करता है। विक्रम एक बड़ा सा ताला लेता है और लड़कियों के कमरे के बाहर लगा देता है। उनके कमरे में जाने के 3 रास्ते होते हैं, जिनमें से 2 दरवाज़ा अरुण बंद कर देता है, पर एक वो बंद नहीं करते क्यों है। सोचता है कि हम तो यही बैठा है, कुछ नहीं होगा। सब बाहर चारपाई पर डंडा लेकर बैठ जाती है। गोलों को मच्छर काट रही होता है और चीखते हुए कहता है, हम यहाँ घूमने आया थे या मच्छर मारने। तभी लड़कियों के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है और सब भागकर अंदर जाता है और देखता है कि विवाह को राक्षस ले गया। एक देखते ही विक्रम का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि विवाह उसकी गर्लफ्रेंड होती है और सब अलग अलग दिशा में भागते हैं। रास गुस्से में जंगल की तरफ भागता है। रास मन ही मन कहता है, विवाह को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी रिया को तो मैं बचा नहीं पाया, पर विक्रम के प्यार को मैं खोने नहीं दूंगा। तभी उससे विवाह की आवाज़ आती हुए वो आवाज़ के पीछे भागता है। वो देखता है कि एक बड़ी चट्टान है जिसके पीछे थोड़ी सी रोशनी आ रही है। वो चट्टान एक पत्थर से ढकी होती है। रास अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान को हटा देता है और अंदर जाता है। वो आवाज़ लगाता है, विवाह विवाह। तभी विवाह की आवाज़ आती है, रास मैं यहाँ हूँ। राक्षस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रास को देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि आज तक उसकी अड्डे को कोई नहीं ढूंढ पाया था। वो रास की तरफ मुड़ता है। तभी रास चिल्लाता है, भागो विवाह भागो। विवाह कहती है, नहीं मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। रास चिल्लाता है और कहता है, भागो तुम विवाह। विवाह बिना कुछ देखे भागती जाती है। ये देखकर राक्षस का गुस्सा डबल हो जाता है, क्योंकि उससे बचकर आज तक कोई नहीं गया। वो रास को उठाकर पत्थर पर फेंक देता है और रास की वही मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ विवाह भागते भागते विक्रम के पास पहुंचती है। सब उससे पूछता है, तुम कैसे बचकर आए। वो सबको बताती है कि रास ने उसे बचाया। अमन पूछता है, रास कहाँ है। विवाह कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस भागती हुई यहाँ आ गई। वो सब रास को ढूंढता है। आखिर ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और रास की लाश भी उसी पीपल के पेड़ के पास मिलती है। अमन ये सब देखकर बहुत रोता है और अपनी दोस्तों से कहता है, मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया था ना, अब मैं ही तुम्हें यहाँ से सही सलामत वापस ले जाऊंगी। रास का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। गांव के लोगों में काफ़ी खौफ था और अमन को देखकर उनके दिल में एक उम्मीद जागी, क्योंकि अमन ही पहला इंसान था जिसने उस राक्षस का मुकाबला किया था। अब अमन गांव के लोगों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी दोस्तों को देखता है। फिर वो सब वहाँ से जाने की तैयारी करता है और सोचता है कि जीप तो खराब हो गया है, चलो बस से जाती है। बस शाम के 5 बजे आती थी।
सब बस स्टॉप पर खड़े होते हैं बस के इंतज़ार में। तभी इससे पहले बस वाला बस को रोके राक्षस उसके सामने आ जाता है और वो बस रोके बिना वहाँ से चला जाता है। सब हैरान रह जाती है कि ये बस क्यों नहीं रुकी। उन्हें समझ आ गया कि आज की रात भी उन्हें कुमुद गांव में ही गुजारनी होगी। अमन कहता है, कोई बात नहीं, हम सुबह होते ही हवेली जाएंगे और वहाँ से मेरी दादाजी की जीप लेकर वापस शहर जाएंगे। लेकिन वो खौफनाक रात फिर आती है। फिर सब डरे हुए होती है। आज सब बंद होने के बाद भी ना जाने कैसे राक्षस फिर आता है और इस बार वो मीरा को लेकर जाता है। इससे पहले सब कुछ समझ पाए वो गायब हो जाता है। सब उसको ढूंढते हैं लेकिन आज शायद उस राक्षस का गुस्सा अपनी चरम पर था। वो दोबारा आता है और इस बार परी को भी ले जाता है। ये देखते ही सब हक्के बक्के रह जाती हैं। गोलू पगलों सा होकर परी को ढूंढता है। वो परी से बहुत प्यार करता था। तभी राक्षस पता नहीं अपनी गुस्सा दिखाने ही ये अपना खौफ सब पर परी और मीरा को ढूंढ रहे होती है। गोलू परी को ढूंढते छत पर जाता है। तभी राक्षस परी की लाश को लेकर घर से सामने फेंक जाता है। अमन और बाकी सब भागते हुए आती है और ये सब देखकर अमन कहता है, गोलू कहाँ है। सब देखते ही गोलू छत से ये सब देख रहा होता है और उससे देख अमन समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है। अमन कहता है, नहीं गोलू नहीं, देख सब ठीक हो जाएगा, तू नीचे आ। गोलू देख तू नीचे आ। तभी गोलू ऊपर से कूद जाता है और उसकी भी लाश परी के बगल में पड़ी होती है। एक हंसता खेलता इतना मस्त रहने वाला लड़का गोलू इस तरह अमन के सामने पड़ा होता है। ये देखकर अमन बहुत रोता है। वो गोलू की लाश को गले लगाकर बहुत रोता है। जोया किसी तरह उसे संभालती है। सुबह होते ही और मीरा की भी लाश पीपल के पेड़ के पास मिलती है, जिसे देखकर अरुण भी, जो अब तक बिल्कुल शांत था, फूट फूट कर रोता है। तीनों का अंतिम संस्कार होता है। सब हवेली जाती है ताकि जीप लेकर घर जा सके। सरपंच से चाबी लेकर सब हवेली जाता है। हवेली बहुत खूबसूरत होती है। सब हवेली को देखते रहते हैं और ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वो गैरेज में जाती है और वहाँ से जीप लेता है। लेकिन जीप में पेट्रोल नहीं होता। वो सरपंच से कहता है कि कहीं से पेट्रोल का इंतज़ाम कीजिए। थोड़ी देर बाद सरपंच ढेर सारा पेट्रोल एक डब्बे में ले आता है। अमन कहता है, ये कहाँ से मिला। सरपंच कहता है, मैं अपने ट्रैक्टर से निकाल कर लाया हूँ, बस आप लोग आराम से शहर पहुँच जाए। सरपंच की बातें सुनकर अमन को सोचने लगता है। तभी राघव कहता है, चल यार अब चलते हैं। वो सब निकलने ही वाली होती है। अमन विक्रम से कहता है, यार तू सबको सेफली शहर ले जा। विक्रम कहता है, ले जा मतलब तू कहाँ जा रहा है। अमन कहता है, मैं नहीं जा सकता यार, ये मेरी गांव है और यहाँ के लोग उस राक्षस से परेशान हैं।
उसने मेरे दोस्तों को मार डाला। इससे तो मैं नहीं जा सकता। तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम सब फंसे और हमने अपनी प्यार दोस्त सब यही खो दिया। मैं उससे और जाने नहीं ले जाने दूंगा। ये सुनकर विक्रम कहता है कि वो सब क्या सिर्फ तेरे दोस्त थे, हमारे कुछ नहीं। अमन कहता है, नहीं, तुम्हारी जान में खतरा है। मैं नहीं डाल सकता, मैं अकेले लड़ूंगा, तू जा सबको लेकर। ये सुनकर सब कहता है, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। मौत आएंगे तो सबको आएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। सब जीप से उतरकर वापस हवेली जाती है। वो सब वापस हवेली जाती है, ये पता करने की आखिर राक्षस आया कहाँ से और इसमें लड़कियों से ही परेशान क्यों है, और अगर ये बना है तो इसको ख़त्म करने का भी कोई तो रास्ता होगा। वो घर की एक एक चीज़ को गौर से देखता है। तभी अरुण देखता है कि सामने दीवार पर अमन के दादाजी की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है। अरुण उसकी तस्वीर को देखकर अमन से कहता है, अमन देख, तेरी दादा रो रहे हैं। अमन को लगता है अरुण मजाक कर रहा है, क्योंकि जब वो देखता है तो उसकी दादाजी की तस्वीर बिल्कुल सही होती है। अरुण फिर कहता है, यार तेरी दादा रो रहा है। और इस बार अमन देखता है कि सचमुच उसके दादाजी के तस्वीर में उनकी आंसू से खून निकल रहा होता है। ये देख अमन उसकी तस्वीर के पास जाता है और उसकी आंसू को साफ करता हुआ कहता है, आप फिक्र ना करें दादा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये गाँव खिलखिलाने लगेगा। जब अमन अपनी दादा की आंखें साफ करता है तो उनकी तस्वीर हल्की सी हिलती है। वो अरुण को बोलता है, अरुण ये देख, विक्रम और राघव भी आता है। जब उस तस्वीर को हल्का सा हिलाता है तो वो देखता है उसमें थोड़ी सी जगह है। अमन उस जगह में हाथ डालता है तो उसको वहाँ से एक छोटा सा बस्ता मिलता है। वो उससे नीचे उतारता, बीबा उसे खोलती, उसमें एक नक्शा होता है जिसमें 3 निशान होती है। वो समझ नहीं पाता है और सरपंच को बुलाता है। थोड़ी देर बाद सरपंच आता है। वो उससे पूछता है, क्या वो इस निशान को मतलब जानते हैं? वो कहता है, नहीं मालिक, पर हाँ, रामू काका को पता होगा। अमन सोचते हुए कहता है, रामू काका, क्या वो अभी भी जिंदा है? विक्रम पूछता है, ये रामू काका कौन है? अमन कहता है, वो हमारे बहुत पुराने नौकर है। जब मैं छोटा सा था तो यहाँ काम करते थे। सरपंच कहता है, वो जिंदा है, अब कहीं तो बुलवा दूँ? अमन कहता है, हाँ बुलवा दीजिए। कुछ वक्त बाद रामू काका आता है। अधिक उम्र के एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, शायद वो गांव में सबसे ज़्यादा उम्र के थे। खैर, अमन उनसे मिलता है। वो अमन से सलाम करता है। अमन कहता है, अरे आप बड़े हैं, आइए यहाँ बैठिए। अमन उन्हें वह नक्शा दिखाता है और पूछता है, आप राक्षस या इस नक्शे के बारे में कुछ जानता है?
वो कहता है, इसकी शुरुआत तुम्हारी बुआ से ही हुई थी। अमन कहता है, क्या बुआ? वो तो अमेरिका में सेटल हुआ है, उनका क्या लेना देना? रामू काका कहता है, ये सब उन्हीं से तो शुरू हुआ है। अमन थोड़ी सी गुस्से में कहता है, उनसे उनसे क्या मतलब है आपको? रामू काका कहता है, ये सब तब की बात है जब आपकी बड़ा का यहाँ पर राज होता था। तब हमारे बगीचे में एक माली काम करता था जिसका नाम राजू था। वो मन ही मन आपकी बुआ को चाहता था। एक दिन जब आपकी बुआ बाग में घूम रही थी, वो हिम्मत करके उनके पास गया और उससे अपनी दिल की बात बता। उसकी बात सुनकर आपकी बुआ ने उसे कहा कि अगर उसके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो वो ये बात जाकर उनके पिताजी यानी आपकी दादा को बता दे। राजू बिना देर करे राजा के पास जाता है और कह देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक नौकर के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे ठेखाने में बंद करवा देता है। वहाँ पर 100 संग छोड़ देता है और तड़प कर चीखे चिल्लाते मर जाता है। कुछ दिन तक तो ठेकाने से उसकी चीखने की आवाज़ आती है, पर कुछ दिन बाद एक अजीब सी डरावनी सी आवाज़ आने लगती है और वही भयानक सिलसिला शुरू हो जाता है। आपकी दादा समझ चुके थे कि वो एक राक्षस बन चुका है और तभी ये सब सिलसिला शुरू हो गया है। उस राजू को लगता है कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं और वो लड़कियों से सख्त नफरत करता है। इसलिए वो इस गांव में एक भी लड़की को जिंदा नहीं रहना देना चाहता। राजा सब रोज एक मौलवी को बुलाता और एक कमरे में कुछ पढ़ते रहते। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अमन पूछता है, अच्छा आपको पता है अंदर क्या होता था? रामू काका कहता है, तो नौकर थे, हम तो नौकर थे मालिक, हमें कहाँ इजाज़त थी। फिर अमन उस नक्शे के बारे में पूछता है कि इसके बारे में आपको कुछ पता है? वो कहता है, बाकी दो का तो नहीं, पर ये उसके ऊपर वाले निशान पुरानी मस्जिद का है। ये सुन सब उस मस्जिद में जाती है। मस्जिद से जाते ही सब पहले नमाज पढ़ने हैं। अमन सभी को नमाज पढ़ना बताता है। जोया लड़कियों को सब अलग धर्म के होती हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे के धर्म की बहुत इज्जत करती है। यही तो खासियत है हम हिंदुस्तानियों की में। ये सब नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जोया मस्जिद में ऐसे ही घूमी है, तभी उसके हाथ किसी डरदार चीज़ पर लगता है। वो अमन को बुलाता है और दिखाता है। अमन जब उस डरदार चीज़ को निकालता है तो असल में वो एक तलवार होती है, लेकिन अधूरी, यानी उनके नीचे का और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा नहीं होता है। वो समझ जाती है। ये बाकी दो निशान उन्हीं दो जगह में है
जिनके निशान उस नक्शे में हैं। फिर वो सब वापस हवेली आती है और उन बाकी दो निशान को ढूंढने की कोशिश करता है। उन्हें नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का नहीं। तभी जब वो नक्शे को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो चीज़ महल के बीचों बीच है। अमन के दिमाग में ना जाने क्या आता है। वो अपनी दादा की तस्वीर को दीवार से उतारता है और सब क्या देखता है कि उस तस्वीर के पीछे तो पूरा रास्ता है जो उस ठिकाने तक जाता है जहाँ राक्षस रहता है। अब वो पूरी तरीके से तैयार थे उसे लड़ने के लिए, लेकिन आज राक्षस नहीं आया। शायद उसे पता चल चुका था कि उसका खात्मा करने वाला हथियार उन्हें मिल चुका है। अब अमन कहता है कि लगता है वो बाहर नहीं आएगा, हमें ही उसके लिए चारा डालना पड़ेगा। अरुण पूछता है कैसे चारा? अमन कहता है जैसे शिकार को पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है वैसे ही हमें इस राक्षस को पकड़ने के लिए एक चारा डालना पड़ेगा। अमन विवा, जोया और जिया से पूछता है कि तुम में से कौन जाना चाहेगा। पहले तो सब मना करता है, पर जब अमन कहता है रहने दो मैं ही जाता हूँ, तो जोया कहती है वो जाएगा। जोया जाने के लिए तैयार होती है। अमन कहता है आराम से जाना, जैसे ही वो दिखे मुझे आवाज़ दे देना। जोया अंदर जाती है। उसे देख राक्षस सोच में पड़ जाता है कि शिकार कैसे चल कर आया। वो जोया की तरफ बढ़ता है, तभी जोया उसे देखते है और जोर से चिल्लाता है अमन अमन। सभी अंदर आ जाती है। राक्षस ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी अमन को वो तीसरा हिस्सा राक्षस के ऊपर टंगे एक झूमर पर दिख जाता है। अमन अरुण को इशारा करता है। अरुण राक्षस को अपनी तरफ हमला करने का इशारा करता है। राक्षस उसकी तरफ जाता है और तभी अमन छलांग लगाकर वो तीसरा हिस्सा भी तलवार से जोड़ लेता है और उस राक्षस की तरफ फेंका है। लेकिन वो तलवार राक्षस को लगने के बजाय में उसके पास गिर जाती है। राक्षस उसे उठाने जाता है। तभी राक्षस उसे कहता है कि तुझे लड़कियों से दिक्कत है ना? तुझे लगता है सारी लड़कियों बुरी होती है, धोखेबाज होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू डरपोक है, लड़कियों पर वार करता है। मुझे मार के दिखा। ये सुनकर राक्षस का गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अमन तलवार उठा लेता है और दोबारा वार करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसका वार खाली ही जाता है। अब राक्षस आग बबूला हो जाता है और गुस्से में राघव और अरुण को उठाकर एक बड़े से पत्थर पर फेंक देता है, जिससे उन दोनों की वही मौत हो जाती है। ये देख विवा राक्षस की तरफ बढ़ती है और राक्षस विवा को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब सिर्फ जिया, जोया और अमन बचता है। इस बार राक्षस जोया को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। तभी अमन जमीन पर पड़ी तलवार उठाता है और जैसे ही वो राक्षस जोया की तरफ
हाथ बढ़ाता है। अमन नीचे से जाता है और उसके हाथों के बीच में से जाकर सीधा उसके दिल पर तलवार से वार करता है। राक्षस अपनी इंसानी रूप में यानी राजू के रूप में आता है और मर जाता है। राक्षस तो ख़त्म हो गया, पर उसके साथ अमन का सब कुछ ख़त्म हो गया। उसका दोस्त, उसका प्यार। अमन ने गाँव को तो राहत दे दी, पर अपनी दिल में हमेशा एक के लिए ये पछतावा ले लिया कि अगर वे लोग ना जाते तो आज जिंदगी कितनी बेहतर होती। राघव के जाने के बाद जिया उसके नाम का रेस्टोरेंट खोलती है, जो उन दोनों का सपना होता है, और अमन और जया शादी कर लेती है। इस राक्षस ने क्या जिंदगियां बर्बाद कर दी, पर अब शायद कुमुद गांव में ने सुकून की सांस ली होगी। ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। आप सबको कहानी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी हिंदी अभी थोड़ा वीक है, मुझे पता है।